Good morning to all. Today we'll start with joint products and byproducts. This is in fact not a new chapter. This is extension of the existing chapter that you were doing, that is process costing. In process costing, you were incurring cost and getting only one product out of a process. यहाँ पे क्या होगा? You will be incurring cost in a process and you will be getting two outputs. Say for example, two products you will be getting A and B. तो आप किस तरीके से कॉस्ट को एपोर्शन करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्ट को किस तरीके से इन दो प्रोडक्ट में एपोर्शन करेंगे, यही सीखना इस चैप्टर में. ठीक है. Joint products and byproducts. What we have to learn in this chapter, इसे diagrammatically present करते हैं. This is process 1 और आप इसमें क्या क्या लगा रहे हो? आपने इसमें इनपुट लगाया, मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, ओवरहेड लगाया. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको ए और बी मिल गया. अभी तक यही हो रहा था, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में हम इनपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड डालते थे और सिर्फ ए की आउटपुट निकलता था. से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए, तो जितनी भी कॉस्ट होती थी वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होती थी. लेकिन अब क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में हमने क्या किया, मटेरियल डाला, मटेरियल एक ही है मान लीजिए, रॉ मटेरियल एक्स, ठीक है, लेबर, ओवरहेड, ये सब कुछ लगाया और हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट ए भी मिल गया, प्रोडक्ट बी भी मिल गया. ठीक है. हो सकता है इसके बाद प्रोसेस 2 भी होता है. ठीक है. लेकिन प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस किया जाता है प्रोसेस 2 में और बी को फर्दर प्रोसेस किया जाता है प्रोसेस 3 में. ठीक है. इसको जब फर्दर प्रोसेस करते हैं तो फिर से हम क्या लगाते हैं, यहां पे मटेरियल लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, ओवरहेड लगाते हैं. ठीक है. और इनपुट क्या होगा इस प्रोसेस का, जो पिछले प्रोसेस से प्रोडक्ट ए बन के आया है वही क्या है इस प्रोसेस का इनपुट. ठीक है. बी के लिए हम प्रोसेस 3 लगाते हैं. इसमें भी हम क्या लगाते हैं, मटेरियल लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, ओवरहेड लगाते हैं. और ऐसा करने के बाद हमें यहां पे मिल जाता है प्रोडक्ट जिसका नाम है ए प्लस और यहां पे मिल जाता है प्रोडक्ट जिसका नाम है बी प्लस. एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स जिसे हम मार्केट में बेचते हैं. ठीक है. अब हमें कीमत निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है कि प्रोडक्ट ए प्लस की कॉस्ट क्या है और बी प्लस की कॉस्ट क्या है. तो अब जरा सोचना शुरू करते हैं कि किस तरीके से ए प्लस और बी प्लस की कॉस्ट निकाली जा सकती है. ठीक है. एक बात बताइए, प्रोसेस 2 में जितना भी खर्चा लगा वो खर्चा किसका है, एक्सक्लूसिवली ऑफ प्रोडक्ट बी प्लस, एक्सक्लूसिवली ऑफ प्रोडक्ट ए प्लस. जितना भी प्रोसेस 2 में खर्चा लग रहा है वो ए प्लस का है. तो इस प्रोसेस का तो सारा खर्चा कहां जोड़ देंगे, यहां पे जोड़ देंगे. ठीक है. इस प्रोसेस में जो खर्चा हुआ है प्रोसेस 3 में, ये बी प्लस में जोड़ लेंगे. ठीक है. लेकिन ये जो प्रोसेस 1 में खर्चा हुआ है वो कहां जोड़ें, ए प्लस में जोड़ें कि बी प्लस में जोड़ें, दोनों में जोड़ना पड़ेगा. अब कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए हमें खर्चे को पहले बांटना पड़ेगा. अब बांटने का ही तरीका हम कहां सीखने वाले हैं, यहां सीखने वाले हैं. ठीक है. चलिए आप हमको प्रोसेस के नंबर्स बताइए, किस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से प्रोसेस यूज कर रहे हैं. फॉर मेकिंग प्रोडक्ट ए प्लस कौन कौन से प्रोसेस यूज हो रहे हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2. एंड व्हाट अबाउट बी प्लस 1 एंड 3. ठीक है. तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग 3 प्रोसेस करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, 1, 2 एंड 3. लेकिन एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 एंड 2 यूज करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 एंड 3. जो सेपरेट प्रोसेसेस होते हैं, ध्यान दीजिए, जो सेपरेट प्रोसेसेस होते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है. वो आपको भी पता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक ही प्रोडक्ट बनाने का है तब तो वो सारे प्रोसेस का खर्चा किसका, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. जो सीखना है वो क्या सीखना है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोसेस के खर्चे को हम एक से अधिक प्रोडक्ट में बांट देते हैं. तो पता है क्या चीज मेन सीखना है इस चैप्टर में, प्रोसेस 1.
इस प्रोसेस 1 के खर्चे को हम कैसे दोनों प्रोडक्ट में बांट देंगे। क्लियर है इतनी बात? अब हम लोग टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए इन दोनों वर्ड्स को सीखते हैं, व्हाट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ऑल्दो कॉस्टिंग की टेक्निक दोनों के लिए ही क्या है, सिमिलर है। ठीक है, हमें सीखना इस चैप्टर में क्या है कि खर्चे कैसे बांट दिए जाते हैं जब एक से अधिक प्रोडक्ट तैयार होता है। वो एक से अधिक जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो ज्वाइंट प्रोडक्ट भी हो सकता है और हो सकता है वो क्या है, बाई प्रोडक्ट भी। ठीक है, चाहे वो ज्वाइंट प्रोडक्ट है या फिर बाई प्रोडक्ट है, आपको फर्क नहीं पड़ता। कॉस्टिंग की टेक्निक जो खर्चा बांटने की है वो दोनों के लिए ही क्या है, एक है। हालांकि जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो इनकी टेक्निक डिफरेंटली बताती हैं। ठीक है, लेकिन कॉस्टिंग की टेक्निक दोनों के लिए ही क्या है, कॉमन है। तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट तैयार हुए हैं वो ज्वाइंट प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, joint products when two or more products are produced from the same basic raw material, when two or more products are produced from the same basic raw material and are almost of equivalent value, then they are known as joint products. For example, in refining of crude oil, both petrol and diesel is obtained. जब एक पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको एक से अधिक प्रोडक्ट मिल जाता है और दोनों ही प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट वैल्यू के होते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू है, ठीक है, दोनों की अच्छी वैल्यू है, तो ऐसे में दोनों को क्या बोला जाता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, दो प्रोडक्ट ही होना जरूरी नहीं है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको 4 प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है, और चारों की ऑलमोस्ट क्या है, इक्विवेलेंट वैल्यू चलती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जब एक इंसिडेंटल वेस्ट होता है, मतलब बनाना हम चाहते थे 2 प्रोडक्ट तैयार हुआ, ए और बी, बनाना हम चाहते थे सिर्फ ए, बी तो अपने आप ही बन गया, हम रोक थोड़ी ना सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में थोड़ा सा वेस्ट निकलता ही है और उस वेस्ट को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। जब ऐसा होता है तो मेन प्रोडक्ट कहलाएगा मेरा ए और बाकी जितने भी इंसिडेंटल वेस्ट हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब सभी की वैल्यू है, सभी आप बनाना चाहती थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है, हम जो जमीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और जब हम प्रोसेस करते हैं उसे तो कुछ पेट्रोल बन जाता है और ऑटोमेटिक कुछ क्या बन जाता है, डीजल। एक बात बताइए, मेरा फोकस सिर्फ पेट्रोल बनाने पे होता है या सिर्फ डीजल बनाने पे होता है, दोनों ही बनाने पे होता है, दोनों ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर 70 रुपए का पेट्रोल है तो डीजल भी तो 50 रुपए पर लीटर है। ठीक है, तो ऐसे केस में इनको क्या बोला जाता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, दूसरा प्रोडक्ट 25 रुपए का है, तो भी पता है क्या है, दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट ही। बाई प्रोडक्ट कब कहते हैं, ये बात समझ लीजिए, बाई प्रोडक्ट हम तब कहते हैं जब एक आइटम 100 रुपए किलो है और दूसरा आइटम पता है हम कैसे बेचेंगे, 2 रुपए किलो या 1 रुपए किलो। तो ऐसे केस में फोकस पता है किस पे होता है, मेन प्रोडक्ट जो 100 रुपए किलो वाला है उसी को बनाने में। बी बन गया तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरीके से प्रोडक्ट दूसरा वाला तैयार हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। आप अपने दिमाग में चलाओगे कि बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इंसिडेंटल वेस्ट, तैयार हो गया, तैयार करना चाहते थे, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। लेकिन ज्वाइंट प्रोडक्ट कब है, जब हम सभी प्रोडक्ट्स को तैयार करना चाहते थे। ठीक है,
लेकिन क्या इन बातों से फर्क पड़ता है मेरी कॉस्टिंग की टेक्निक पे कि खर्चा कैसे बांटा जाएगा इन दोनों पे? बिल्कुल नहीं। जो हम कॉस्टिंग की टेक्निक सिखाएंगे वो अप्लाई किस पे होगी? ज्वाइंट प्रोडक्ट्स पे भी और बाई प्रोडक्ट्स पे भी। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम के क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि जो दो प्रोडक्ट दिए हुए कौन से हैं। ये तो बस हम अपनी नॉलेज के लिए सीख रहे हैं कि ज्वाइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं और बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरा लिखिएगा बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स आर इंसिडेंटल। इंसिडेंटल किसे कहते हैं? अपने आप। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स आर इंसिडेंटल वेस्ट arising during the course of manufacture of main product. For example, in processing of sugarcane, both sugar and molasses is obtained. जब आप शुगर केन की प्रोसेसिंग करते हो तो उससे शुगर भी मिलता है और मोलेसेस भी मिलता है। ठीक है, अब शुगर की कीमत अगर 30 रुपीज पर केजी है तो मोलेसेस तो 2 रुपए 3 रुपए पर केजी बिकता है। ठीक है, तो इसमें वाइडर डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शुगर बनाना, मोलेसेस अपने आप ऑब्टेन हो जाता है एज वेस्ट। ठीक है, मोलेसेस कहां बिकता है? कौन खरीदता है इसको? कौन खरीदते हैं मोलेसेस को? वाइन इंडस्ट्री वाले। ठीक है, इस चीज से वाइन में यूज किया जाता है तो वाइन इंडस्ट्री वाले इसे परचेज कर लेते हैं, लेकिन ये वेस्ट की तरह तैयार हो रहा है। जो शुगर केन प्रोसेस कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव मोलेसेस बनाना बिल्कुल भी नहीं होता, वो तो तैयार हो जाता है। ठीक है, और तैयार वो क्या करना चाहता है? शुगर तैयार करना चाहता है। अब एक बात जरा सा आइडेंटिफाई कराइए हमारे में कि ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की बात हो रही है या फिर मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस वन है जिससे हमें ए और बी ऑब्टेन हुआ है। ए 100 रुपीज पर केजी का है और बी 20 रुपीज पर केजी का है। ये लोग क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ए एंड बी बोथ आर ज्वाइंट प्रोडक्ट। ए को भी ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलेंगे, बी को भी ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। अब बात करते हैं फिर से, ए जो तैयार हुआ है वो तकरीबन 100 रुपए का है और बी जो है वो 2 रुपए का है, तो ए को क्या बोलेंगे? मेन प्रोडक्ट। ठीक है, ए को बोलेंगे मेन प्रोडक्ट और बी को क्या बोलेंगे? बाई प्रोडक्ट। फिर से बताइएगा, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में ए बी सी तीनों ऑब्टेन हुआ। एक पर्टिकुलर प्रोसेस में तीन चीजें ऑब्टेन हो रही है, ए बी सी। ए बेचेंगे 100 रुपए, बी बेचेंगे 2 रुपए, सी बेचेंगे 1 रुपए। सबका नाम बताइए, किसको क्या बोलेंगे? ए इज मेन प्रोडक्ट, बी इज बाई प्रोडक्ट एंड सी इज ऑल्सो बाई प्रोडक्ट। चलिए अब कुछ टर्मिनोलॉजी सीखिए जो यहां पे यूज होती है। जैसे ही प्रोसेस वन से प्रोडक्ट ए और बी निकल जाता है, मतलब एक इनपुट से दो दो आउटपुट निकल जाते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है स्प्लिट ऑफ स्टेज। ठीक है, इसके बाद कोई स्प्लिट नहीं हो रहा है, ए का ए प्लस बन रहा है, बी का बी प्लस बन रहा है, कोई स्प्लिट नहीं हो रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल स्प्लिट नहीं हो रहा है। जब स्प्लिट खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्प्लिट ऑफ स्टेज। ठीक है, ये स्टेज को क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ स्टेज। ठीक है, स्प्लिट ऑफ स्टेज के पहले जितना खर्चा लगता है, ये लगा था खर्चा। ठीक है, स्प्लिट ऑफ स्टेज के पहले जो खर्चा लगता है उसे कहा जाता है ज्वाइंट कॉस्ट या फिर प्री सेपरेशन कॉस्ट। कॉस्ट का नाम क्या है इसके? ये जो भी खर्चा लगा है यहां पे स्प्लिट ऑफ के पहले, इसे क्या बोलेंगे? ज्वाइंट कॉस्ट और प्री सेपरेशन कॉस्ट।
इसे क्या बोलते हैं, अब इसके बाद जो खर्चे लगते हैं, मतलब प्रोसेस, यहां प्रोसेस 2 में जो खर्चा लगा है, प्रोसेस 3 में जो खर्चा लगा है, सभी इन सभी को, इन सबको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, और इसका नाम है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ स्टेज का मतलब जब प्रोडक्ट स्प्लिट हो गया, अलग अलग अब दिखाई देना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल की भी जब आप रिफाइनिंग करते हो तो पता है पहले क्या निकलता है, क्रूड पेट्रोलियम और क्रूड डीजल, ठीक है। वो दोनों अलग अलग तो हो जाते हैं लेकिन एज इट इज यूज नहीं हो सकते। फिर क्रूड पेट्रोलियम को फर्दर प्रोसेस करते हैं, क्या बना देते हैं, पेट्रोलियम, और क्रूड डीजल को फर्दर प्रोसेस करते हैं, क्या बना देते हैं, डीजल बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्रूड ऑयल से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, क्रूड पेट्रोल और क्रूड डीजल ऑब्टेन कर लिया, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, स्प्लिट ऑफ स्टेज। यहां तक करने के जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट, और इसके बाद जितने खर्चे लगेंगे उसे क्या बोलते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट का एक दूसरा नाम प्री सेपरेशन कॉस्ट, और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट दूसरा नाम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। अब हेडिंग दे दीजिए ज्वाइंट कॉस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस पूरे चैप्टर में, ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटा जाता है यही हमें सीखना है, ठीक है। क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो जितनी भी होती है उसे एज इट इज ऐड कर देना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट में, ठीक है। जैसे ए प्लस की अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो प्रोसेस 2 का खर्चा तो एज इट इज ऐड कर देना है, ठीक है। मेहनत कहां लगेगी, इस खर्चे को बांटने में, ठीक है। जब हम इस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे बी प्लस की, तो ध्यान दीजिए प्रोसेस 3 का खर्चा तो एज इट इज ऐड कर देंगे, ठीक है। कहां पे मेहनत करेंगे, इस खर्चे को बांटने में, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट, कॉस्ट इंकर्ड प्रायर टू split of stage is known as joint cost. It is also known as pre-separation cost. Cost incurred prior to split of stage is known as joint cost. It is also known as pre-separation cost. हटा लें इसे। Methods of apportioning joint cost. अब बात आएगी कि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना कैसे है। वन, सेल वैल्यू एट split of point. Number 2, reverse cost method. तीसरा, net realizable value method. शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनआरवी मेथड। फोर्थ, फिजिकल यूनिट मेथड। फिफ्थ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड।
तो ये 5 तरीके हैं ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के, ठीक है। एक एक करके सबको समझते हैं। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो अपोर्शनमेंट का ही क्वेश्चन होगा। आपको ज्वाइंट कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी मेथड्स को समझते हैं। कैलकुलेशन तो हम लोग सीख ही लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी समझते हैं कि ये मेथड कब अप्लाई किया जाता है और क्यों अप्लाई किया जाता है। पहला है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये मेथड क्या कहता है, देखिए कहता है कि मान लीजिए आपने प्रोसेस 1 में टोटल खर्च लगाए 500 रुपए के। सबको ध्यान दे रहा है इधर। आपने प्रोसेस 1 में टोटल खर्चा कितना लगाया, 500 रुपए का लगाया। उसके बाद ए और बी तैयार हो गया, ठीक है। जब ए तैयार हो गया तो आपने एक दूसरा प्रोसेस किया और इस प्रोसेस में कितना रुपए लगाया आपने, 100 रुपए, ठीक है। और इस प्रोसेस में आपने लगाया 60 रुपए और आपको ए प्लस और बी प्लस मिल गया, ठीक है। आप क्या बेचते हो मार्केट में, ये पूरा प्रोसेस देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। आप मार्केट में क्या बेचते हैं, हम ए प्लस और बी प्लस बेचते हैं, ठीक है। 500 रुपए ज्वाइंटली लगा है, 100 रुपए यहां पे सेपरेटली लगा, 60 रुपए यहां पे सेपरेटली लगा, ठीक है। और अब हम बेचते कैसे हैं, ए प्लस को बेचते हैं 600 रुपए में और बी प्लस को बेचते हैं हम 400 रुपए में, ठीक है बात। तो अब देखिए 100 रुपए का खर्चा तो यहां का है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हम सेलिंग प्राइस है, दीज आर सेलिंग प्राइसेस। और यहां पे अभी हम कॉस्ट की बात कर रहे थे, 500 कॉस्ट है, ये 100 कॉस्ट है, ये 60 रुपए भी कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइसेस है, ठीक है। कमा रहे हैं कि नहीं पहले तो ये बताओ। हाँ कमा तो रहे हैं, 600 प्लस 400 1000 और यहां खर्चा कितना लगा है 660, ठीक है। अब समझने वाली बात बस ये है कि ए प्लस का खर्चा कितना और ए प्लस पे प्रॉफिट कितना, और ये बात समझ में आ जाए बी प्लस में खर्चा कितना और प्रॉफिट कितना, ठीक है। ए प्लस की कॉस्ट कितनी, 100 रुपए तो है, ठीक है। इस 500 का एक हिस्सा भी है और यहां पे भी एग्जैक्टली यही होगा, 60 रुपए और 500 रुपए का एक हिस्सा है यहां पे। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ये कहता है कोई बात नहीं, आप ना ए प्लस और बी प्लस बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ए प्लस बी प्लस ना बेच रहे होते, ठीक है, और मान लो ए और बी बेच रहे होते तो वो कितने का बिका होता, ठीक है। अगर हम ए और बी बेचे होते तो पता है कितने का बिकता, ये बिक जाता 400 रुपए का और ये बिक जाता 200 रुपए का। हम लोग बेचते नहीं है, हम लोग क्या बेचते हैं, ए प्लस और बी प्लस। लेकिन अगर हम लोग ए प्लस और बी प्लस न बेच के ए और बी बेच रहे होते तो वो कितने का बिकता, वो बिकता 400 और 200 का। तो इस 500 रुपए के खर्चे को किस रेशियो में बांट दिया जाएगा, 400:200। यही है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब होता है अगर आप स्प्लिट ऑफ पे सेल कर रहे होते, आप करते नहीं हो, अगर आप स्प्लिट ऑफ पे सेल कर रहे होते तो जितने का बिकता वही रेशियो बन जाएगा आपके खर्चे को, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का, ठीक है। दूसरी बात, हम कितने में बेच रहे होते ये बात कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी। कभी ना कभी हमने भी ट्राई मारा होगा ए और बी बेचने का, हम आज फिलहाल नहीं बेचते हैं, लेकिन मेरे पास कस्टमर आते हैं जो ए और बी की भी डिमांड करते हैं, चाहते तो कितने का बेच लेते, 400 और 200 का। एक तो ये बेसिस होता है। दूसरा बेसिस क्या होता है, हम नहीं बेचते लेकिन मार्केट में दूसरी कंपनियां बेचती होंगी, बिल्कुल बेचती होंगी। अगर आपने आज तक कभी ट्राई मारा ही नहीं तो ये सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट किसकी ली जाएगी, दूसरी इंडस्ट्री की। तो ध्यान दीजिए कैसे कैसे काम करना है हमको, ठीक है। अगर हम फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, स्प्लिट ऑफ पे नहीं बेच रहे हैं, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हम जितने का बेच सकते होते वो रेशियो बनेगा। और अगर हमने कभी ट्राई मारा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हम कितने का बेच पाते, तो क्या ले लेंगे, दूसरी कंपनी, ठीक है, जो इस प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पे बेच रही है वो आज जितने का बेच रही है वही क्या बन जाएगा, रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। चलिए इस मेथड को लिखिए, हेडिंग दीजिए सेल वैल्यू एट split of point। If the product would not have been further processed, if the product would not have been further processed,
and was sold at split of point, then the sale value which would have been realized would become the ratio for distribution of joint cost. ध्यान दीजिएगा, सेल प्राइस नहीं लेना है, आपको लेना है सेल वैल्यू। और सेल वैल्यू कैसे बनती है पता है? सेल प्राइस में सेल की यूनिट जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम यहां पे एक यूनिट की प्रोसेसिंग की बात आपको एक्सप्लेनेशन में देंगे, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि 500 रुपए, मान लीजिए एक यूनिट हमने डाला, 400 रुपए में ये बिक जाएगा, बी बिक जाएगा 200 रुपए में। लेकिन मान लीजिए जैसे हमने 100 यूनिट रॉ मटेरियल डाला था, ठीक है, ये आई थी मान लीजिए 100 यूनिट में से 20 यूनिट और ये आया था 80 यूनिट। तो खर्चा कैसे बांटेंगे? 20 यूनिट इंटू 400 सेल वैल्यू हो गई इसकी, और ये 80 यूनिट इंटू 200 ये इसकी सेल वैल्यू हो गई। ये जो रेशियो बनेगा इसमें हम खर्चे को बांट देंगे। कहने का मतलब ये है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितने रुपए का माल तैयार हो रहा है, ठीक है, ए कितने रुपए का और बी कितने रुपए का माल तैयार हो रहा है, उसी रेशियो में खर्चे को बांट देना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देंगे। कभी कभी बच्चों से यही गलती हो जाती है, वो सेल वैल्यू की जगह क्या रख लिए यहां पे, सेल प्राइस। ठीक है ये। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्प्लिट ऑफ पे हमने कभी ट्राई नहीं किया बेचने का? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कभी हमने ट्राई नहीं किया कि स्प्लिट ऑफ पे बेचेंगे, हम हमेशा फर्दर प्रोसेस करके ही बेचते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में दूसरी कोई कंपनी भी स्प्लिट ऑफ पे नहीं बेचती है? मतलब मार्केट में प्रोडक्ट ए और बी बिकता ही नहीं है, जो भी बेचता है वो ए प्लस और बी प्लस ही बेचता है। क्या ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने भी कभी ट्राई नहीं मारा और मार्केट में दूसरी कोई कंपनी नहीं है जिसने भी ए और बी आज तक बेचा हो। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ तो क्या ये मेथड काम करेगा? नहीं, ये मेथड तो तभी काम करेगा जब आपने कभी ट्राई किया हो और या फिर दूसरी कंपनी इस पे ट्रांजैक्शन करती है, ए और बी बेचती है मार्केट में। अगर ऐसा नहीं है तो ये मेथड फेल हो जाएगा। और जब ये मेथड फेल हो जाएगा तो पता है कौन सा मेथड वर्क करेगा? द सेकंड मेथड, दैट इज रिवर्स कॉस्ट मेथड। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी अल्टरनेटिव मेथड नहीं है कि जिसको मन किया उसको अप्लाई कर लिया, ठीक है। अगर हमें कैलकुलेशन से बांटना समझाना होता तो ये 2 मिनट का काम है, खर्चा कैसे बटेगा ये बात आप समझ जाओगे। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि एक पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई ही कब किया जाता है। और ये बात समझ में, जब सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये मेथड फेल हो जाता है, तब सेकंड मेथड वर्क करता है, एंड विच इज रिवर्स कॉस्ट मेथड, ठीक है। अब ये रिवर्स कॉस्ट मेथड क्या है? हमने 2 प्रोडक्ट तैयार किया है, एक ए प्लस है और एक बी प्लस है। और परेशानी की बात यह है कि ए और बी मार्केट में कितने का बिकता है ये बात हमको पता नहीं है। क्योंकि अगर ये बात पता होती तो शायद हमारा काम हो चुका होता, हम कौन सा मेथड लगा लिए होते, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो अब ध्यान दीजिए, हम ए प्लस बी प्लस बेचते हैं लेकिन ये बात पता नहीं है कि ए और बी कितने का बिकता है। तो काम कैसे होता है? हमने ए और बी को बेचा, सेल प्राइस, इसकी ले लेंगे सेल वैल्यू, ठीक है।
इसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट, तो हमें पता चलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें से लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब ए प्लस को बेचने में कितना खर्चा लगा और बी प्लस को कितने बेचने में कितना खर्चा लगा, वो तो सेपरेटली पता होगा, वो हम घटा दिए, तो हमें पता चल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद लेस करेंगे इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा किसी प्रोडक्ट की वजह से लगता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को क्या किया जाता है, एक रीजनेबल बेसिस लेके बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को बांट देंगे। सेलिंग के खर्चे क्या होते हैं, बांट दिए जाते हैं या फिर दोनों इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड होते हैं। देखिए वेरिएबल खर्चा है, अगर मान लीजिए हम सेल्समैन को कमीशन देते हैं, ए प्लस बेचने का 5 रुपए पर यूनिट, बी प्लस बेचने का 5 रुपए पर यूनिट, तो फिर तो वो जो बेचा होगा उसी का कमीशन दिए होंगे, ठीक है, तब तो सेपरेटली आइडेंटिफाइड है। लेकिन एक सेल्समैन है जिसको 5,000 रुपए महीने देते हैं और उसको कहते हैं कि तुमको ए प्लस भी मार्केट में बेचना है, बी प्लस भी बेचना है, अब बताइए, अब तो बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं अपनी बात, सेलिंग का खर्चा जो होगा वो हो सकता है इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड हो और नहीं होगा तो कंपनी बांट रही होगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा पक्का बांट रही होगी, ठीक है। ऑफिशियल खर्चे ना तो ए प्लस की वजह से ना बी प्लस की वजह से हैं, ये तो खर्चे हमेशा कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसे घटाने के बाद आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। देखिए 3 खर्चे लगते हैं, फैक्ट्री में खर्चे लगते हैं, ऑफिस में लगते हैं और सेल्स में लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो क्या आ जाता है, सेल। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कैसे सेल तक पहुंचा जाता है। फैक्ट्री का खर्चा प्लस ऑफिस का खर्चा प्लस सेल्स का खर्चा प्लस प्रॉफिट, कहां पहुंच गए, सेल, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, सेल में से प्रॉफिट घटा दें, सेलिंग घटा दें, एडमिनिस्ट्रेशन घटा दें। सेल में से प्रॉफिट घटा दिया, ठीक है, सेलिंग का खर्चा घटा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा घटा दिया, तो कौन सी लागत बच गई, फैक्ट्री का खर्चा। अब फैक्ट्री में 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, एक हो रहा है स्प्लिट ऑफ के पहले और दूसरा हो रहा है स्प्लिट ऑफ के बाद, ठीक है। स्प्लिट ऑफ के बाद का खर्चा क्या आपको अलग अलग पता है, ए प्लस का कितना, बी प्लस का कितना पता है। हम इसमें से लेस करेंगे पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, तो यू विल सी कि ऐसा करने से प्री सेपरेशन कॉस्ट अपने आप अलग अलग हो गया। प्री सेपरेशन कॉस्ट तो हमें इकट्ठा पता था ना 500 रुपए, अब ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। ये हमने रिवर्स कॉस्ट शीट चला दी, ठीक है। कैसे किया हमने, हमने सेल से कॉस्ट तक पहुंचने की कोशिश की। सेल में से हमने प्रॉफिट घटाया, सेलिंग का खर्चा घटाया, ऑफिस का खर्चा घटाया, तो फैक्ट्री का खर्चा आ गया। फैक्ट्री के खर्चे अलग अलग कितने लग रहे हैं ये पता था, वो हमने घटा दिया, तो इकट्ठा जो लग रहे हैं उसका अपने आप क्या हो गया, बंटवारा हो गया। क्लियर है इतनी बात सबको। लेकिन एक बात बताइए, हमने यहां लिखा प्रॉफिट लेस कर दीजिए। प्रॉफिट कब पता चलता है, जब आपको कॉस्ट पता हो उसके बाद प्रॉफिट पता चलता है, या कॉस्ट पता ही नहीं है प्रॉफिट पता चल जाता है। हम 500 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचते हैं, बताइए कितना कमाए, तो आप कहेंगे सर पहले कॉस्ट बताइए, 400 रुपए का बनाए तो 100 रुपए कमाए हैं और 450 रुपए का बनाए तो 50 रुपए कमाए हैं। कॉस्ट हमको पता ही नहीं है, प्रॉफिट कैसे पता चला होगा। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं। रिवर्स कॉस्ट मेथड में हमने आपको समझा दिया कि सेल से हम कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे और जिसके लिए हम प्रॉफिट भी घटा लेंगे। प्रॉफिट आएगा कहां से, प्रॉफिट तो तभी आएगा जब कॉस्ट पता हो ना, और कॉस्ट तो हमको पता ही नहीं है। आ रही बात समझ में। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट 500 रुपए का बेचा है, आप कितना उसमें कमा रहे हो पता है क्या, जब तक आपको कॉस्ट ही नहीं पता है। जब हमको इसकी लागत तो इसकी लागत नहीं पता है तो हमें प्रॉफिट नहीं पता है अलग अलग कि इस पे कितना कमाया उस पे कितना कमाया। तो ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट, आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो याद रखेंगे रिवर्स कॉस्ट मेथड में हम प्रॉफिट घटाते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब क्या पता चल जाए,
कॉस्ट, और कॉस्ट निकालने के लिए तो हम प्रॉफिट यहां पे यूज कर रहे हैं। तो ये प्रॉफिट कैसा है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कहां से आएगा? आएगा कहां से? कैसे हमें पता चल जाएगा हम 20% कमाते हैं, 30% कमाते हैं? दूसरी इंडस्ट्री का पीएल देखेंगे, ठीक है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में, पहले से बहुत सारे लोग ऐसा बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है। वो लोग ए और बी लेकिन नहीं बेचते होंगे, ये भी ध्यान दीजिए। जो दूसरे लोग ये धंधा कर रहे हैं वो ए और बी नहीं बेचते होंगे, क्योंकि अगर वो दूसरा जो लोग धंधा कर रहे हैं मेरा वाला, वो ए और बी बेच रहे होते तो हम क्या कर रहे होते? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बेसिस पे खर्चा बांट दिए होते। तो दूसरे लोग बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन ए और बी नहीं बेच रहे हैं, तो हमने उनका पीएल उठाया, ठीक है, और देखा कि किस प्रोडक्ट में वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उसी प्रॉफिट परसेंटेज को यहां पे चिपका दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या दूसरी कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज क्या मेरे यहां भी एग्जैक्टली बैठ जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि वही हम भी कमा रहे होंगे? हां, अगर एग्जैक्टली वही होगा तो क्या होगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं, और नहीं होगा तो क्या होगा इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। जितना हम कमा रहे हैं एग्जैक्टली वही दूसरी कंपनी भी कमा रही है। मतलब 20% दूसरी कंपनी कमा रही थी, हमने वही परसेंटेज पकड़ा, और चांस की बात है हम भी कितना कमाते हैं? एग्जैक्टली 20%। अगर ऐसा हुआ तो ये पता है प्री सेपरेशन कॉस्ट जो यहां आया है और यहां आया है, इसकी जब हम जोड़ लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? एग्जैक्टली यही आ जाएगा, 500 रुपया। टोटल खर्चा 500 रुपए लगाए थे, तो जितना खर्चा लगाए थे इन दोनों की जोड़ उतनी ही आ जाएगी। लेकिन अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज एकदम परफेक्ट नहीं है, जितना हम कमाते उतना नहीं है, क्योंकि भाई दूसरी इंडस्ट्री है ना, डिफरेंट तो हो ही सकता है। तो अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज एग्जैक्टली वही नहीं है, तो ये जो प्री सेपरेशन कॉस्ट की टोटल है वो क्या 500 रुपए आएगी? नहीं आएगी। क्या आ सकती है? 500 से ज्यादा कि 500 से कम? क्या आ सकती है? दोनों ही हो सकता है, 500 से ज्यादा भी हो सकता है, 500 से कम भी हो सकता है। अगर ये एग्जैक्टली 500 आ गया तब तो प्री सेपरेशन कॉस्ट बढ़ गई, टेंशन खत्म। लेकिन अगर ये एग्जैक्टली 500 नहीं आया तो ये बन जाता है रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट। मतलब समझिए, हमने ये कैलकुलेशन की और ये 300 और ये 200 आ गया। पता है इसका मतलब क्या है? ये 300 और 200 कब आता है? जो प्रॉफिट परसेंटेज हम यहां पे रखे थे वो पता है वही एग्जैक्टली मेरा भी प्रॉफिट है। चांस की बात है, जो दूसरी कंपनी कमा रही है हम भी कितना कमा रहे हैं? उतना ही कमा रहे हैं, तभी ये एकदम सही सही आ गया। ये 300 और 200 आने का मतलब 500 रुपया हो गया, अब 500 ही मेरी कॉस्ट भी थी। सबको बात समझ में आई? अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, ये 300 और ये 400 आ गया, अगर ये 300 और ये 400 आ गया तो अब मेरा 500 रुपए का प्री सेपरेशन कॉस्ट हम बांट देंगे, पता है किस रेशियो में? 3:4 के रेशियो। अब ये प्री सेपरेशन कॉस्ट नहीं है, अब इसी के आगे हम लिख देते हैं दिस इज नॉट प्री सेपरेशन कॉस्ट। अब यही बन जाता है रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री सेपरेशन। बस इतना करना होगा। यह हमेशा रेशियो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये बराबर हो गया तो यही क्या है? प्री सेपरेशन कॉस्ट, और नहीं तो यही क्या बन गया? रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट। देखिए, जिस क्वेश्चन में मेथड एग्जाम में लिखा हुआ है तब तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेथड नहीं लिखा हुआ है कैसे बांटना है तो कैसे करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस सिचुएशन में कौन से मेथड को अप्लाई किया जाता है। क्लियर है ये बात सबको? अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया के सबसे पहले मैन्युफैक्चरर हम ही हैं इस प्रोडक्ट के? आज तक किसी ने बनाया ही नहीं था, तो मार्केट में प्रॉफिट भी अवेलेबल नहीं है किसी का। क्या ये पॉसिबल है? अरे ये भी पॉसिबल है। कोई ना कोई बिजनेस कोई ना कोई तो शुरू करता ही होगा, ठीक है। तो आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाया इस प्रोडक्ट को, तो निश्चित है कि ये परसेंटेज प्रॉफिट का हमको मिलेगा नहीं, और अगर ये परसेंटेज नहीं मिलेगा तो ये मेथड ही फेल हो गया। अच्छा, अगर पूरे दुनिया में कोई भी इस प्रोडक्ट को नहीं बनाता है तो क्या पहला मेथड लगा पाएंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला? नहीं, ठीक है। वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला मेथड हम तभी लगा पाते हैं जब हम क्या करते हैं, हम खुद उसे बेच रहे होते हैं, ठीक है, स्प्लिट ऑफ पे, या फिर कोई दूसरा बेच रहा होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दुनिया में कोई दूसरा नहीं बना रहा है तो भी ऐसा पॉसिबल हम खुद स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे हैं। अरे कोई दूसरा नहीं बना रहा, हम बना रहे हैं और हम स्प्लिट ऑफ पे बेचते भी है, ठीक है ये बात।
तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट यानी कि अगर रिवर्स कॉस्ट मेथड नहीं लग रहा है तो ऐसा मतलब नहीं है कि फिर ये दोनों ही फेल हो चुका है। ठीक है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ का मतलब यह है कि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ या तो आपकी अपनी अवेलेबल है या तो किसी दूसरे की अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपकी अपनी अवेलेबल नहीं है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, दूसरे की भी अवेलेबल नहीं है और दूसरी कोई कंपनी भी नहीं है जो ये माल बनाती है, तो आप ये भी फेल हो गया मेथड और ये भी फेल हो गया। फिर से रिपीट करें अपनी बात, मार्केट में कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं। ठीक है, तो दूसरे का स्प्लिट ऑफ नहीं मिलेगा, दूसरे का प्रॉफिट परसेंटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, आप खुद भी स्प्लिट ऑफ पे नहीं बेचते हो। अगर आप खुद भी स्प्लिट ऑफ पे नहीं बेचते हो तो दो मेथड पूरी तरीके से फेल हो चुके, पहला और दूसरा। अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाएंगे तो पता है क्या लगेगा फिर? अब तीसरा मेथड लगेगा। अब तीसरा मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। बेसिकली दिस इज अ डमी मेथड फॉर द वेरी फर्स्ट मेथड, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हम इसको बोलते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये क्या है? ये एक डमी स्प्लिट ऑफ वैल्यू की, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू बनाता है। मतलब पहले तो हम एक्चुअल लेते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू, नहीं मिलती है तो क्या लेते हैं? रिवर्स कॉस्ट मेथड। और वो भी नहीं मिलती है तो हम डमी बना लेते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू। बात समझ में आई? हम सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ लेंगे, नहीं होगा तो रिवर्स कॉस्ट मेथड लेंगे, नहीं होगा तो एक डमी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ बना लेंगे। ये हम बोल रहे हैं, ये लैंग्वेज कहीं यूज नहीं होती है। ठीक है, इस मेथड का मतलब यही है कि डमी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बना लो। ठीक है, आइए इस मेथड को समझते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। हटा सकते हैं इसको। अच्छा, यहां पे दो लाइन लिखी जरा सा इसके बाद। if the total of if the total of pre-separation cost if the total of pre-separation cost obtained in the above chart is equal to actual pre-separation cost incurred is equal to actual pre-separation cost incurred, then it is auto apportionment of joint cost. ऑटो एपोर्शनमेंट का मतलब अपने आप बट गया, अब आपको कुछ करना नहीं है। इट इज ऑटो एपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। बट इन केस इट इज नॉट सो, अब अगली लाइन लिखिए, बट इन केस इट इज नॉट सो। बट इन केस इट इज नॉट सो का मतलब इसकी टोटल बराबर नहीं आ रही है प्री सेपरेशन कॉस्ट जो हमने इंकर किया उससे। ठीक है, बट इन केस इट इज नॉट सो, प्री सेपरेशन कॉस्ट ऑब्टेन्ड इन द चार्ट, pre-separation cost obtained in the chart above will form basis for distribution of joint cost. Will form basis for distribution of joint cost.
आइए वापस से इसी चार्ट पे, हमने प्रोसेस 1 में कॉस्ट इंकर की 500 रुपीज की, प्रोसेस 2 में 100 एंड प्रोसेस 3 में 60, ठीक है। और फाइनल रेडी होता है ए प्लस और बी प्लस, और हम इसे बेचते हैं 600 और 400 का। ए और बी हम बेचते नहीं है और कोई और भी नहीं बेचता है, ठीक है। वी डू नॉट हैव स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दूसरी बात है ए प्लस और बी प्लस भी कोई और नहीं बेचता। रिपीट करते हैं, ये सिचुएशन कब आएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड की? ए बी हम नहीं बेचते, कोई और नहीं बेचता। ए प्लस बी प्लस हम बेचते हैं, कोई और नहीं बेचता, ठीक है। तो दिस इज माई सेलिंग प्राइस 600 एंड 400, ये हमें अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस 2 करते हैं तो हम 600 रुपए में माल बेच देते हैं, ठीक है। 100 रुपए का खर्चा प्रोसेस 2 का लगाते हैं और कितने का बेच देते हैं? 600 का। अगर हम प्रोसेस 2 न लगाए होते तो इसका मतलब ये है कि हम इसे 500 का बेच पा रहे होते। 100 रुपए का खर्चा लगा के किसी भी चीज को कितने का बेच दिए? 600। बस वही 100 रुपए अगर न लगाए होते तो कितना रियलाइज कर लिए होते? 500 रुपए। डमी है। इसको ये मतलब ये कि ये सही बात है। क्या हम 500 रुपए ही रियलाइज कर रहे होते? ऐसी बात सच है? बिल्कुल नहीं। ये अवेलेबल नहीं है मेरे पास, और ना मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज दूसरे का अवेलेबल है, तो ये एक डमी मेथड है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड एक एस्टिमेटेड मेथड है, ठीक है। वो कहता है कि अगर हम फाइनली 600 रुपए का बेच रहे हैं, कितना खर्चा लगा के? 100 रुपए, तो इसका मतलब है हम इसको कितने का बेच पा रहे होते? 500 रुपए। फिर आइए यहां पे, हम बी प्लस को कितने का बेच पा रहे हैं? 400 रुपए का। 60 रुपए का खर्चा लगाने के बाद अगर कोई चीज 400 रुपए की बिक रही है, मतलब है इसका कि अगर 60 रुपए न लगाया गया होता तो कितने का बिक रहा होता? 340। अब ये ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 500:340। सबको बात समझ में आ गई? व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है फाइनल सेल प्राइस लीजिए, फाइनल सेल वैल्यू, और उसमें से क्या घटा दीजिए? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा दीजिए। यह आ जाएगा एनआरवी, और यही रेशियो बन जाएगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। यह मजबूरी वाला मेथड है। जब रास्ते बंद जाते हैं तो यह मेथड को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या चीज है ये लिख लीजिए। इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? सपोज यू हैव 2 प्रोडक्ट्स। हमने अपने एग्जांपल में ए प्लस बी प्लस लिखा है तो वैसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम ए प्लस बी प्लस की सेल वैल्यू ले लेंगे, और इसमें से इनका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो घटा देंगे। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटाने के बाद जो आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? एनआरवी। इसी को एनआरवी बोलते हैं। बेसिकली एनआरवी कुछ और थोड़ी ना है, ये एज्यूम्ड क्या है? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये बेसिकली है क्या? एज्यूम्ड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिकता कितने का ही तो पता नहीं है, तो हम मान ले रहे हैं इतने का बिक रहा होता, ठीक है। The above calculated NRV, the above calculated NRV will become ratio for distribution of joint cost. ठीक है यहां तक? अच्छा, ये मेथड तभी फेल करेगा जब हम एनआरवी कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर एनआरवी कंप्यूट कर लेंगे तो ये मेथड काम कर जाएगा। एनआरवी की कंप्यूटेशन के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो सेल वैल्यू और दूसरा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर ये कैलकुलेट नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा?
ये मेथड फेल होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या ये चीज हमें नहीं पता चल पाएगी, क्या ऐसा भी होगा? हमको ए प्लस और बी प्लस की सेल वैल्यू अलग अलग नहीं पता है, पॉसिबल है? हमको ए प्लस और बी प्लस की सेल वैल्यू अलग अलग पता नहीं है, क्या ये पॉसिबल है? हम एक से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और दोनों को बेचने के लिए बनाते होंगे या घर में रख लेते होंगे? बेचने के लिए। अरे तो जितने का भी बेच रहे हैं वो सेल वैल्यू है उसकी, ठीक है, पता होगा कि नहीं होगा? पक्का पता होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग में 100 रुपए लगे, इसमें 60 रुपए, ये अलग अलग नहीं पता चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब अलग अलग प्रोसेस है इनका तो फिर अलग अलग क्यों नहीं पता होगा? अलग अलग प्रोसेस है तो अलग अलग खर्चा पता होगा। यानी ये मेथड प्रैक्टिकली फेल हो जाए ऐसा होता नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो तब हो सकता है, ठीक है। एग्जाम की तो अलग कहानी चलती है ना, ठीक है, वो तो कुछ भी मिसिंग करा दे, ठीक है। प्रैक्टिकली मार्केट में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये मेथड फेल हो जाए, क्योंकि इस मेथड के लिए आपको सेल वैल्यू चाहिए, जो इंडस्ट्री बना रही है उसको मालूम है भाई कितने का बेचती है वो, ठीक है। दूसरी बात, जो मेथड प्रोसेसेस अलग अलग चला रही है उसका खर्चा भी उसको अलग अलग पता होगा। तो प्रैक्टिकली ये मेथड कभी भी फेल नहीं हो सकता, लेकिन एग्जाम की लेकुना हो सकती है। वहां पे एग्जाम में कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग किया जा सकता है। अगर एग्जाम में कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें से मिसिंग है तो दिस मेथड विल नॉट वर्क, एंड इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई फिजिकल यूनिट मेथड, ठीक है बात। तो याद रखिएगा, पहला मेथड प्रैक्टिकली भी फेल होता है, ठीक है। दूसरा मेथड प्रैक्टिकली फेल हो सकता है। तीसरा मेथड प्रैक्टिकली फेल नहीं हो सकता, एग्जाम फेल करा सकता है। एग्जाम आपको नहीं, मेथड को, इस मेथड को एग्जाम फेल करा सकता है इंफॉर्मेशन को मिसिंग बना के। और अगर उसने ऐसा किया तो हम ऑटोमेटिक कौन से मेथड पे आ जाएंगे? द वेरी फोर्थ मेथड, दिस इज फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड क्या कहता है? कहता है ए और बी पे बराबर बराबर खर्चे पर यूनिट बांट दो, ठीक है। आपके टोटल खर्चे कितने लगे? 500। ए तैयार हुई इसमें से 300 यूनिट और बी कितनी तैयार हुई? 200 यूनिट, ठीक है। तो कहता है 500 डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट कितनी है? 500। 500 डिवाइडेड बाई 500 यूनिट कर दो, कितना हुआ? ₹1 पर यूनिट, ठीक है। तो इसका खर्चा हो गया 300 रुपए, इसका हो गया 200 रुपया। कहता है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हर यूनिट पे खर्चा क्या करना है? बराबर बांट देना है। ए का खर्चा भी पर यूनिट बराबर, बी का खर्चा भी पर यूनिट बराबर, ठीक है। जितने भी प्रोसेस में प्रोडक्ट तैयार हो रहे सब पे बराबर खर्चा डाल दो, दिस फिजिकल यूनिट मेथड, ठीक है। तो एक लाइन में बोलिए, व्हाट इज फिजिकल यूनिट मेथड? जितनी भी यूनिट्स तैयार हो रही है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, जितनी भी यूनिट्स तैयार हो रही है चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, सब पे खर्चा क्या होगा? बराबर होगा। दिस इज फिजिकल यूनिट मेथड। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि कंपनी इसी मेथड को अडॉप्ट करती है, रीजन बीइंग कि वो दो प्रोडक्ट तैयार कर रही है और दोनों ऑलमोस्ट बराबर रेट में बिकता है। एक 50 रुपए का बिकता है, एक 48 रुपए का बिकता है। कंपनी कहती है इतना दिमाग क्यों लगाएंगे, ठीक है, दोनों पे खर्चे क्या कर लो? बराबर बांट लो। Under this method, joint cost is equally apportioned over all units of. Under this method, joint cost is equally apportioned over all units of all the products, all the joint oblique body products, all the joint, all the products. Under this method, joint cost is equally apportioned over all the units of all the products. यहां पे हम लोग क्या करते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं सीधे, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट, और यूनिट में तो इस कैसे निकालते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ए बी जितना कुछ बना है सबकी यूनिट जोड़ दीजिए डिनोमिनेटर में। क्लियर है ना सबको?
लेकिन एक बात बताइए, क्या ये मेथड आपको एप्रोप्रिएट लगेगा उस समय जब एक प्रोडक्ट हम 100 रुपए का बेचते हैं और दूसरा 10 रुपए का बेचते हैं और खर्चा हम कह रहे हैं कि सब पे बराबर बराबर बांट देते हैं? ये तो उचित नहीं लगेगा। अब ये आप कहते हो उचित नहीं लगेगा, तो निश्चित है अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। और कुछ और करने का रास्ता क्या है? अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है ये बात? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड पार्शियली फिजिकल यूनिट मेथड को भी यूज करता है। क्या बोला हमने? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड पार्शियली यूज करता है किसको? फिजिकल यूनिट मेथड को। मतलब जब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यूज करेंगे तो फिजिकल यूनिट मेथड भी पार्शियली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड पहले तो कहता है कि जो आपकी ज्वाइंट कॉस्ट लग रही है और जो आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही है, इन सबको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में स्प्लिट कीजिए। मतलब ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आप ऐसे कह लीजिए ज्वाइंट फिक्स्ड कॉस्ट और ज्वाइंट वेरिएबल कॉस्ट, and the further processing cost again has to be split into two parts, that is fixed post separation cost and variable post separation cost। तो लिखिए इस लाइन को, contribution margin method joint cost and further processing cost has to be split into joint cost and further processing cost has to be split into fixed cost and variable cost। ठीक है। और ये लाइन भी लिख देते हैं कि दिस मेथड पार्शली यूजेस फिजिकल यूनिट मेथड। ठीक है। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। व्हाट इज दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन? आपको बता दें, सेल में से जब हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो इसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और आगे फर्दर बता दें कि जब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम फिक्स कॉस्ट घटा देते हैं तो उसे बोला जाता है प्रॉफिट। ठीक है। इस मेथड का नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन तब आता है जब हम सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं। ठीक है। इसमें से फिक्स कॉस्ट घटाते हो तो ये जो आता है इसे कहा जाता है प्रॉफिट। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन समझाने के लिए लिखवाया। अब देखिए इस मेथड में कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, ए प्लस है और बी प्लस है। हम लेंगे इनकी सेल वैल्यू। ठीक है। क्या सेल वैल्यू हमको अलग अलग पता होगी कि नहीं? बिल्कुल पता होगी, दो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये बात नहीं आई, सर हो सकता है आप ए प्लस और बी प्लस का कॉम्बो बेचते हैं?